डॉक्टर राय, अभी तक तो मामला सब अच्छा चल रहा है। हालांकि नीतीश जी का आज बयान आया है कि भाई मैं कन्वेनर नहीं बनूंगा, मैं उसकी रेस में नहीं। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि नीतीश कहीं पे भी कोई भी, जैसे राहुल गांधी सारी चीजें छोड़े हुए हैं कि कहीं कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा, आप लोग जिसको बना देंगे, वही उस तरह का एक नीतीश भी अपना रोल दिखा रहे हैं। 31 और पहली को क्या होने वाला है डॉक्टर राय? उसके बाद स्पीड और तेज हो जाएगी इंडिया विपक्ष की। मोदी जी तो सारे वो लगा रहे हैं रोड ब्लॉक्स, डॉक्टर राय। आनंद वर्धन जी, ये काफिला अब निकल चुका है। मैं तो बहुत दिन से कुछ बातें कह रहा था, यहाँ बैठे प्रोफेसर रविकांत जी, ये मेरी बहुत सारी बातों के गवाह हैं। धनंजय कुमार जी भी आ गए, ये भी कुछ डिबेट में साथ रहे हैं। ये लोग मेरी कुछ बातों के गवाह हैं और वो काफिला अब निकल चुका है। ऐसे घर हो, परिवार हो, समाज हो या पार्टी हो, जहां हर आदमी से इस बात को उतारू हुए हम तो कुछ नहीं चाहिए, हमको, हम तो त्याग करना चाहते हैं, हम तो एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो, वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। वो नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो जहां इस तरह की भावना के साथ लोग जुड़ रहे हो, वहां इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है, अलग अलग दल हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग तरह से उनका काम करने का तरीका रहा है, अलग अलग तरह से चुनाव लड़ते रहे, अलग अलग नीतियां अपनी अपनी है। तो जब इस तरह का एक संयुक्त वो बनता है, संयुक्त कोई मोर्चा बनता है या दल बनता है या संगठन बनता है, तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इफ एंड बट तो होते रहेंगे और हर आदमी की अपनी अपनी कुछ बातें होंगी जो, और उसको डेमोक्रेसी का पार्ट मानना चाहिए। ये तो अभी मैं आज के जमाने में देख रहा हूं कि लोग इन दलों के मोर्चों के कुछ विभिन्न बातों पर लोग घबरा जा रहे हैं। यहाँ तो सारे लोग बड़े विद्वान लोग हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर के उसके बाद तक की कांग्रेस पर जरा गौर करके देखिए, उसमें तो ऐसा लगता था जाने कितना विरोध एक दूसरे के साथ है और फिर भी साथ रहते थे। वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, डेमोक्रेसी उसी से मजबूत होती है। लेकिन जब से ये व्यक्तिवादी ताकतें मजबूत हुई है ज्यादा और डिक्टेटरशिप टाइप का जो कुछ पार्टियों में जब चलन चलने लगा है कि जब किसी पावरफुल आदमी ने कह दिया सब वही बात मानेंगे, तब से कुछ इस तरह की बातें शुरू हो गई कि आखिर कोई विरोधी विचार या अलग विचार पैदा ही क्यों हो रहा है। जबकि सच बात यह है कि लोकतंत्र मजबूत ही तभी होगा जब विरोधी विचार भी पैदा हो, जब बहस हो और बहस की बहुत ज्यादा गुंजाइश हो, बहस के लिए बहुत ज्यादा मन में भाव हो, उसको स्वीकार करने की क्षमता हो, उस बहस का अंत में जवाब हो। बहस के बाद अंत में जब सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से या बहुमत से जब कोई चीज पास हो जाए, उसका सब लोग पालन करें, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र बहुमत के शासन भी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र सर्वानुमति का शासन है। कोशिश करनी चाहिए कि सबकी उसके अंदर सबकी राय एक हो जाए और तब उसको लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौर में पिछले 8-9 साल में वो परिस्थिति नहीं रही है। अब अहंकार का शासन, भारी अपनी संख्या, अगर सांसदों की संख्या ज्यादा है तो उसके अहंकार, उसकी ताकत का शासन, ये परिस्थितियां बदल गई। उसके नाते इस नाते चर्चा हो रही है। अब आपने एक सवाल पूछा 30 और 31 और 1 को होगा क्या। पहली बात तो कोई धमाका होगा, एक धमाका विदेश से होने जा रहा है और कोई रिपोर्ट आने जा रही है जो शायद पार्ट 2 है, और उसको लेके भाजपा और भाजपा के मित्र दोस्त जो आज देश के सबसे बड़े पूंजीपति बने बैठे हैं, वो सारे लोग घबराए हुए हैं। तो पहले तो 30-31 के आसपास वो होने जा रहा है। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में कुछ अब बुरा नहीं होने जा रहा, सब अच्छा ही होने जा रहा है। और संयोजक हो, कौन हो, नहीं हो, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितने बड़े नेता हैं वो सब के सब संयोजक लायक हैं, वो सब के सब प्रधानमंत्री लायक हैं, सब बहुत काबिल लोग हैं, सब बहुत विद्वान लोग हैं, सब बड़े अनुभवी लोग हैं। ये भाजपा के अंदर दिक्कत हो सकती है कि वहां मोदी नहीं तो कौन। इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मोदी नहीं तो 1000 आदमी इंडिया में ऐसे हैं जो मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। 1000 आदमी, मैं 150 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोग ऐसे हैं इस तरह के इन दलों में मिलाकर के जो प्रधानमंत्री बेहतर साबित होंगे मोदी से, जो अच्छा शासन करेंगे, जो लोकतंत्र को चलाएंगे, जो देश की संसद को चलाएंगे और संसद के तरीके से चलाएंगे। 31 और 1 को निश्चित तौर पर कभी भी बहुत जल्दबाजी में जब जो निर्णय हुए हमने देखा है, ये 77 से लेकर 89 तक हम लोगों का, आनंदवर्धन जी आप तो सब चीज से गुजरे, आपको सारा अनुभव है। 77 से लेकर 89 तक जो भी फैसले अचानक जल्दबाजी में हो गए, वो हम लोगों ने देखा कि वो फैसले बड़ी दूर तक चल नहीं पाए, क्योंकि उसमें चीजें तय नहीं हो पाई थी। ऐसा लगता था मजबूरी में कोई फैसला हो गया और फिर उसके बाद वो मजबूरी समाप्त होते ही उसमें टूटन शुरू हो गई।
मुझे लग रहा है इस बार बहुत समझदारी का काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटिंग में ही सब कुछ हो रहा है, मीटिंग से अलग हट करके भी तमाम काम चलते रहते हैं। दोनों तरफ के कुछ लोग उनके बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं, उनकी रणनीतियां बनती रहती हैं, मुद्दे तय होते रहते हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव होना है तो सीट के मुद्दे भी तय होते रहते हैं। ये जो व्यापक बैठक होती है उसमें मुहर लगती है। उस व्यापक बैठक में कुछ घंटे एक दिन या कुछ घंटे 2 दिन में सारे मुद्दों पे बहस नहीं हो सकती। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं सॉल्व हो रही हैं, शॉर्ट आउट हो रही हैं। और जहां तक आलोक शर्मा ने कहा कुछ दिन हमारे साथ होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मणिपुर की घटना के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह खफा है। इसी तरह से देश की तमाम घटनाओं को लेकर लोग व्यथित हैं। एक सच तो अपनी जगह है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उसमें 100 से 125 तक सांसद ऐसे हैं जो ना आरएसएस के हैं ना बीजेपी के हैं, वो कांग्रेसी या गैर भाजपा दलों के लोग हैं। अगर उनका जमीर जाग जाए, अगर उनकी आत्मा अभी 1 घंटे के अंदर जाग जाए, ये सरकार अगले 2 घंटे में धराशायी हो जाएगी। तो क्या पता उनमें से बड़ी लोगों की अंतरात्मा जाग रही हो, उनको कोस रही हो कि तुमने क्या कर दिया, ये तुम किस विचारधारा को लेकर राजनीति में आए थे और सिर्फ एमपी बनने के लिए कहां आ गए। आज जब ज्योतिराज सिंधिया के साथ जितने लोग भी मध्य प्रदेश में भाजपा में गए थे, वो सारे के सारे लोग, कोई 500 गाड़ियां लेके, कोई 800 गाड़ियां लेके कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, भारी भीड़ ले लेकर के, और संभवतः ज्योतिराज सिंधिया वहां अकेले रह गए। यही स्थिति आरपीएन सिंह और तमाम अन्य लोगों की है जो कांग्रेस से गए थे। इसी तरह से रीता बहुगुणा हो या जमदुगा पाल जी हो, ये लोग जब कांग्रेस में थे तब इनकी तूती बोलती थी, तब आपने देखा था ये रोज मीडिया में छाए रहते थे, इनका एक नाम होता था। ये लोग जब से भाजपा में हैं ये कहीं गुम हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर नेता को कुछ भी मंजूर हो सकता है, लेकिन गुम होना मंजूर नहीं होता है। केवल सांसद होना ही अगर संतुष्टि है तो फिर इसका मतलब वो राजनीति में गलत आ गया, उसका कोई सिद्धांतों के प्रति समर्पण नहीं था। इसलिए सिंह साहब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में कई घटनाएं देखने को मिले। क्या पता भारतीय जनता पार्टी ही टूटती हुई दिखलाई पड़ जाए। अभी आपने एक दृश्य देखा होगा मोदी जी का, जिसमें मोदी जी जा रहे थे और सारे वरिष्ठ नेता विधान लोकसभा अध्यक्ष समेत हाथ जोड़े खड़े हुए थे और उनको नमस्कार कर रहे थे, और गडकरी साहब हाथ पीछे बांध करके सामने खड़े थे और नमस्ते करने तो दूर, उन्होंने मोदी साहब के सामने आती अपनी गर्दन दाहिनी तरफ घुमा ली। तो परिस्थितियां वहां भी बड़ी अजीब टाइप की हैं। क्या पता भाजपा ही टूट जाए कल आने वाले समय में। मैं डॉक्टर राय आपसे एक चीज मैं उससे पहले दर्शकों को कह दूं, कमलनाथ जी के उससे जो उन्होंने धनंजय शास्त्री और क्या क्या किया, कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया था। कांग्रेस ने कहा था कि उनका निजी है, हमारा इसका ये कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन ये है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमलनाथ जी को हो सकता है मध्य प्रदेश में उसका कोई फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे इंडिया में उससे वोट का नुकसान ही हुआ होगा, चाहे वो एक वोट का नुकसान। अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं डॉक्टर राय, मैं ये बात तो है, मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया और एनडीए की टूट की बात और कौन स्ट्रांग है, लेकिन अभी अगर आप देख लीजिए तो अभी बीजेपी की सारी स्टेट में इतनी अंदरूनी कलह मची हुई है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। लेकिन जहां पे इलेक्शन है वहां पे वो सतह पे आ जा रही है। मतलब पहले जब राकेश दीवान साहब यहाँ पे हैं, पहले सुनते थे महाराज कांग्रेस, शिवराज कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, अब वो लोग कहते हैं वहां 6-7 कांग्रेस है, वो जो है वो अपनी कांग्रेस है। अरे माफ कीजिएगा, हाँ, शिवराज भाजपा और वो सब। राजस्थान में कला है, आप कोई स्टेट बता दीजिए जहां भाजपा की अंदरूनी कला, और अब तो सबने सामने देख लिया नितिन गडकरी साहब का जिस तरह से ऑनर किया जा रहा है और उनका जिस तरह से रिएक्शन। तो थोड़ा इस पे भी डॉक्टर राय ये बताएंगे कि अगर इलेक्शन पास आता जाएगा तो एक बीजेपी को अपनी कला और अपने लोगों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह साहब, पहली बात तो जो कमलनाथ जी की बात हो रही थी, मेरे जैसा आदमी जो कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार है, जब उन्होंने वो तथाकथित साधु टाइप का कोई लड़का एक है, कोई पता नहीं क्या है वो, जब उसका स्वागत किया तो मैंने उसको बहुत बुरी तरह खंडन किया। लेकिन दुर्भाग्य, कांग्रेस पार्टी में कई तरह की धाराएं चलती हैं, कई तरह के लोग होते हैं। देखना यह पड़ेगा कि उसका जो उच्च नेतृत्व है, उच्च नेतृत्व मतलब राहुल गांधी और खड़गे साहब, इन लोगों की विचारधारा क्या है, ये क्या कर रहे हैं। और देखना यह पड़ेगा कि कर्नाटक में अभी हाल में चुनाव हुआ, उस चुनाव के पहले इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, वादे पूरे किए या नहीं किए। देखना यह भी पड़ेगा। अभी धनंजय जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी अगर रास्ते से निकले और उनको कुछ लोग मिले, उन्होंने अपना दर्द बयान किया, उस दर्द के बयान करने के बाद राहुल गांधी ने वहां की सरकार को उस सिलसिले में कुछ करने के लिए मजबूर किया या नहीं किया।
अगर राहुल गांधी उन चीजों पर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी इस वक्त त्याग करके कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और इस नेतृत्व से ऊपर चले जा रहे हैं, और उनकी स्थिति वो हो जा रही है कि वो जो उनको दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि आजकल वो दर्द से जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी के दर्द से जुड़े हुए हैं। जितनी तरह के जो भी समाज जहां जो कोई है वहां जाकर के उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है महात्मा गांधी ने भी जब सफर किया था इतना लंबा, तो उसके बाद वो जान पाए थे कि देश में तकलीफें क्या है, और तब उसे जुड़ पाए थे और तब लोगों को अपने साथ जोड़ पाए थे। राहुल गांधी भी लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कमलनाथ जी जरूर इस तरह की चीज कर ले, लेकिन मेरे जैसे लोग तो इन बातों के सख्त खिलाफ हैं। हमारी धारा सही होनी चाहिए। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम 300 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनाएंगे और उसमें 300 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया लगेगा, तो हमारा बयान वहां ये होना चाहिए कि इन 300-400 करोड़ रुपए से हम 3 विश्वविद्यालय बनाएंगे, या 3 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, या 3 अस्पताल बनाएंगे, या हम 3 ऐसे कारखाने बनाएंगे जहां 3000 आदमी को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी बातचीत ये होनी चाहिए। और कमलनाथ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े पुराने नेता है, 8-9 बार चुनाव जीते हैं, वो घबरा गए हैं अपने चुनाव को लेकर के, या चुनाव को लेकर ज्यादा पदेशिव हो गए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में इसके ऊपर विचार तो होना ही चाहिए। जहां तक बाकी आप बात कर रहे थे बीजेपी के टूट की, मैं स्पष्ट देख रहा हूं, यहाँ तो साथी मौजूद है, मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, उनका खुद का बेटा उस पार्टी छोड़कर के, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि समाचार आजकल लोकल हो गए हैं, सब जगह पहुंचते नहीं है, मध्य प्रदेश का समाचार वही सीमित रहता है। वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सिंधिया जी के साथ जितने लोग गए थे, मुझे लगता है उसमें 80% 90% लोग बीजेपी छोड़ करके वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और बीजेपी के अंदर खुद एक फूट दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में मिसेस सिंधिया, जो अब तक वहां का चेहरा हुआ करती थी, उसको किनारे लगाने की कोशिश की गई है। उसका निश्चित तौर पर एक असर देखने को मिलेगा। मैंने अपने पहले वक्तव्य में इशारे से एक बात कह दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ही टूट जाए। आमतौर पर मैं ऐसी बातें कहता नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है कि भाजपा भी एक छोटे मोटे टूटन का शिकार हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति वहां इतना ताकतवर हो गया, या 2 व्यक्ति इतने ताकतवर हो गए हैं कि लोगों की कोई औकात ही नहीं बची है। सिंह साहब, आप तो लखनऊ में रहते हैं, आपको याद होगा कि करीब 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में धरना देके बैठ गए, और देर रात तक धरना चला, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया, और फिर वो वहां बचे हुए। विधायकों की और मंत्रियों की औकात 2 कौड़ी की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं केंद्र के मंत्री को देखता हूं, उनको आप चाहे तो जो पानी का प्याऊ लगाया जाता पानी पिलाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए बुला लीजिए, किसी ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करने के लिए बुला लीजिए। कोई मंत्री ना दिल्ली में रहता है केंद्र वाला, ना प्रदेश वाला लखनऊ में रहता है। सारे मंत्री अपने शहर अपने जिले में पड़े हुए हैं। मीटिंग में भी शायद नहीं जाते। बाई सर्कुलेशन का मीटिंग में, कैबिनेट जो मीटिंग होती है जिसको बाई सर्कुलेशन कहते हैं, शायद वो करके प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। मैं एक मीटिंग का अभी देख रहा था दृश्य, अभी कैबिनेट की बैठक थी और मुश्किल से 8 या 10 मंत्री वहां मौजूद थे, जबकि मैं जो जानता हूं कैबिनेट की बैठक में भी कैबिनेट का बहुमत होना जरूरी है, अन्यथा कैबिनेट का वो डिसीजन नल एंड वाइड माना जाएगा। लेकिन ये सरकारें इसी तरह से चल रही हैं। रहते क्यों नहीं है? क्योंकि इन मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं बची राजधानी में। पूरे शासन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया गया है। दिल्ली का शासन डोभाल और पीके मिश्रा के हाथ में है, तो यूपी का शासन भी ऐसे कुछ लोगों के हाथ में है। और ऐसी ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में देखने को मिल रही है। उसको लेकर के राजनीतिक लोग जो चुन के आते हैं, आपने थोड़ी देर पहले शब्द इस्तेमाल किया था, चुने हुए लोग, अभी आप में से कोई बोल रहा था, आखिर चुने हुए लोग, शायद धनंजय जी बोल रहे थे, आखिर चुने लोग, आखिर लोकतंत्र तो चुने लोगों का शासन है। एक बार ये राजनीति शास्त्र में एक बहस आई कि राजनीतिक आदमी कैसे किसी चीज का एक्सपर्ट हो सकता है। वो विज्ञान का मंत्री हो जाता है, वो स्पेस का मंत्री हो जाता है, वो मेडिकल का मंत्री हो जाता है। तो उसमें राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने ही जवाब दिया कि अ लीडर कांट बी एक्सपर्ट, बट देयर आर एक्सपर्ट टू एडवाइज हिम, ही टेक एडवाइस एंड ही टेक अ डिसीजन एज पर पब्लिक डिमांड, क्योंकि पब्लिक से जुड़ा होता है। एक्सपर्ट वो निर्णय नहीं ले सकता कि पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक की जरूरत क्या है, इसलिए उसके अपने जो सलाहकार होते हैं सलाह वो देंगे, लेकिन राजनीतिक और चुना हुआ व्यक्ति निर्णय वो करेगा जो जनता की जरूरत है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ। तो खैर ये परिस्थितियां है, लेकिन इस पूरी सरकार में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके आप देख रहे हैं हाल, सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था पर जिस तरह आक्रमण हो रहा है और सर्वोच्च न्यायाधीश को जिस तरह लगातार उसे रजिस्ट करना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक साइन है। संविधान के ऊपर हमला, लोकतंत्र के हमला,
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला, रोजगार पर हमला, लोगों की गरीबी और मजबूरी पर हमला, वादा खिलाफी। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे वादा खिलाफी अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये उनका कहना था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सत्ता को वैसे उलटते पलटते रहो जैसे तवे पर रोटी उल्टी पलटी जाती है। अगर तवे पर रोटी एक साइड रह जाएगी तो जल जाएगी, खाने लायक नहीं बची थी। या दुष्यंत ने कहा अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। तो ये सब इसलिए है दीवान साहब, जरूरी है इस सत्ता का निपट जाना। अमेरिका में भी नियम है कि 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता, लेकिन ट्रंप जैसे मूर्ख से अगर कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं तो जनता उनको एक बार में विदा कर देती है। वहां पर लोकतंत्र वहां की डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा मजबूत है। सरकार इनका जाना इसलिए जरूरी है। हो सकता है कुछ कमियां दूसरे लोगों में भी हो, लेकिन उन कमियां होने के बावजूद पिछले 70 सालों में देश बहुत आगे गया है। चौथी अर्थव्यवस्था बना, सैन्य ताकत बना, और इतने बड़े पैमाने पर हम लोग मजबूत हुए, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। जब जैसी जरूरत हुई कांग्रेस की सरकारों ने वो फैसला लिया। 91 का दौर आया, जब उसकी जरूरत पड़ी तो उस तरह के फैसले लिए गए और हम एक आर्थिक ताकत बन के खड़े हो गए। ठीक है, अभी 100% गरीबी और बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो दृश्य भी अब नहीं है कि सड़क पर जगह जगह लोग सड़क पर बीन करके खा रहे हों। कम से कम उसमें तो फर्क आया है, मनरेगा के द्वारा फर्क आया है। तो नीतियां कम से कम बाकी सरकारों की ऐसी रहती हैं, वो जनता से जुड़ी हुई रहती हैं। और एक छोटी बात याद दिला दूं, अन्ना का आंदोलन था, जिसको मैं कहता हूं भागा हुआ ड्राइवर, उसका आंदोलन था। क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि सरकार के 4 मंत्री एक भागे हुए ड्राइवर को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाए? ये था लोकतंत्र, कि अगर जनता में से कोई किसी तरह की आवाज उठ रही है तो उसको एडजस्ट करना, उसको एड्रेस करना हमारा काम है। हमारे सीनियर लेवल के मंत्री बात करेंगे कि उसको एडजस्ट करेंगे। ये अलग बात है वो नहीं जानते थे। मैं तो उस दिन भी लिख रहा था ये आरएसएस का खेल है और ये आरएसएस का पपेट है ये, और मेरी बात सही साबित हुई। वो नहीं जानते थे, वो लोकतंत्र में विश्वास कर रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से उससे डील कर रहे थे। तो ये मजबूरियां हैं। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो बाकी सारे काम हो जाएंगे, संविधान जिंदा रहेगा तो सारे काम हो जाएंगे, लोकतांत्रिक संस्थाएं जिंदा रहेंगी। अब तक हम इतना आगे बढ़े, आगे और आगे बढ़ जाएंगे। और समय समय पर सरकारों ने तमाम अच्छे निर्णय किए हैं, वो चाहे देवगौड़ा की सरकारी क्यों न रही हो, वो अलग अलग कांग्रेस की सरकारें क्यों न रही हो, उन्होंने निर्णय किए हैं। फिलहाल लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का सवाल है और इसको बचाना बहुत जरूरी है। इसमें हमारी आपकी सबकी जो भी भूमिका हो उसको भी अदा करना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह के वापस जा रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में एक टूट दिखलाई पड़े।